हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का भारतीय एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं, हमने रिवीजन और स्वमूल्यांकन के पर्पज़ से 20 हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक सीरीज़ को शुरू किया है, जिसमें हम भाग 6 तक चर्चा कर चुके हैं। आज हम भाग 7 में चर्चा करने वाले हैं। जिन भी लोगों ने भाग 6 तक नहीं देखा है, एक बार जाके ज़रूर देखिए, आपको अवश्य ही वहाँ पे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि नई वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उसका समय पर लाभ ले पाएंगे। ठीक है। साथ ही एक बात मैं और कह देना चाहता हूँ कि जो यहाँ पे प्रश्न कराए जा रहे हैं, उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो एज इट इज़ आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, है ना। और इस बात की गारंटी कोई भी नहीं दे सकता। ये एक रिवीजन के लिए चलाई गई क्लास है। अगर इन सीरीज़ में या इन प्रश्नों में 20 में से अगर आप 16, 17, 18 नंबर ला पा रहे हैं तो आपकी हिंदी वाकई ठीक है, और आपको यूकेपीएससी हो या यूकेएसएससी हो, उसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है, ऐसा आप अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है। और बाकी वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए आप, अगर आपको पसंद आती है तो, और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक अवश्य दीजिए कि क्या इसमें आपको फ़ायदा हो रहा है, कितना हो रहा है, किन क्वेश्चनों को आपको समझने में दिक्कत आ रही है, तो वो आप अवश्य बताइए। और आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। और 4-5 दिन से क्लास नहीं आ पाई थी, कुछ आप देख ही रहे हैं कि कैसे दिक्कतें चल रही हैं यहाँ पे, तो उसी की वजह से थोड़ा सा समय लग गया। तो अब रेगुलर मैं कोशिश करूँगा कि 5 मार्च को कनिष्ठ सहायक का पेपर है, तो तब तक रेगुलर क्लासें रहेंगी आपकी हिंदी की, तो आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिए और अपना रिवीजन करते रहिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। और आज की क्लास का पहला प्रश्न यह रहा आपकी स्क्रीन पर। पूछ रहा है दोस्तों यहाँ पे, महाजनी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? विकल्प आपके सामने है, ई, बड़ी ई, नी या फिर जनी। तो फटाफट से इसका आंसर करिए। और इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, महाजनी में जो प्रयुक्त प्रत्यय है वो हो जाएगा ई। आपको पता होना चाहिए कि जो किसी भी शब्द में पीछे जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तित करता है उसको प्रत्यय बोलते हैं, पास से पीछे, पास से प्रत्यय। और किसी भी शब्द में आगे जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तित करता है उसको बोलते हैं दोस्तों उपसर्ग। तो इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा विकल्प बी, महाजनी में प्रत्यय है बड़ी ई। ठीक है। इसका अगर हम तोड़ के बात करेंगे तो महाजन प्लस ई हो रहा है ये। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। विकल्प डी की अगर क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं, पूछ रहा है यहाँ पे दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, निम्न में सघोष वर्ण कौन सा है? विकल्प आप देखिए यहाँ पे, मेरे बोलने से हो सकता है आपको समझ में ना आए। विकल्प श, थ, ब, प। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि जिन भी शब्दों के या जिन भी वर्णों के, यहाँ पे शब्द नहीं होगा, जिन भी वर्णों के उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उनको दोस्तों बोलते हैं सघोष या फिर घोष वर्ण। ठीक है। अब हम बात करते हैं स्वरों की, तो जो सभी स्वर हैं दोस्तों वो सघोष होते हैं, सभी स्वर सघोष होते हैं। बाकी व्यंजनों की अगर हम बात करते हैं तो किसी भी वर्ग का कौन सा तीसरा, चौथा और पाँचवा, किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पाँचवा जो वर्ण होता है ये सघोष होता है। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखनी है हमको। साथ ही अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं अपने पास? 4 हैं, मैंने पहले बताया था, या, र, ल, व, ये 4 जो हैं अंतस्थ व्यंजन हैं। प्लस ऊष्म व्यंजन में आता है एक हा। ये दोस्तों सारे के सारे क्या हो गए यहाँ पे, किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पाँचवा वर्ण अंतस्थ व्यंजन में या, र, ल, व, और किस में, ऊष्म व्यंजन में आता है जो क्या आता है, हा। ये हो जाएगा यहाँ पे सघोष वर्ण। आपको ध्यान रखना है कि ऊष्म व्यंजन में तीनों शाह आते हैं, तीनों शाह सघोष नहीं होते हैं, वो अघोष होते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार हमने देखा कि सघोष ये सारे हो गए। अब यहाँ पे हम विकल्प देखेंगे, तो विकल्प में देखेंगे हम शाह। तो हमने अभी क्या पढ़ा कि शाह जो है वो सघोष नहीं, वो अघोष है। था की बात करते हैं तो अगर इसका हम क्रम देखेंगे कि वर्ग, किसी भी वर्ग की कौन सा कर्म है इसका, तो और थ इसका दूसरा कर्म है दोस्तों। और यहाँ पे बोल रहा है तीसरा, चौथा और पाँचवा, इस प्रकार ये भी नहीं है। बाकी बात करते हैं तो प, फ और ब दोस्तों ये तीसरे नंबर पे है, इस प्रकार ये दोस्तों सघोष हो जाता है। पा की बात करते हैं तो प वर्ग का पहला ही वर्ण जो है दोस्तों ये पा है, तो इस प्रकार ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने देखा इस प्रकार इस विकल्प में सघोष वर्ण हो जाएगा दोस्तों कौन सा, बी, यानी कि विकल्प सी। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप यहाँ पे समझ पाए होंगे। ज़्यादा नहीं है, एक बार आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा, बाद में दिक्कतें नहीं आएंगी। बढ़ते हैं दोस्तों आज के तीसरे प्रश्न में। और तीसरा प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
पूछ रहा है दोस्तों, रूप प्रयोग व्याकरणिक के आधार पर शब्द के भेद कितने हैं। ये दोस्तों अलग अलग पूछे जाते हैं। कई बार पूछेगा कि रूप के आधार पर शब्द के भेद कितने हैं, प्रयोग के आधार पर कितने हैं, फिर पूछ लेगा या तो व्याकरण के आधार पर कितने हैं। तो मैंने तीनों साथ में लिख दिए हैं। तो रूप प्रयोग व्याकरण के आधार पर शब्दों के भेद बताइए। विकल्प हैं 2, 3, 4, 5। तो दोस्तों सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा विकल्प ए। कितने हैं? 2 हैं। अब ये कौन कौन से हैं? तो दोस्तों 2 जो होते हैं दोस्तों, ये होते हैं कौन से? विकारी। पहला है विकारी और दूसरा है अविकारी। ठीक है, अब ये विकारी और विकारी क्या हुआ? तो आपको ध्यान रखना है कि रूप प्रयोग व्याकरण के आधार पर शब्दों के भेद होते हैं 2 प्रकार के, विकारी अविकारी। विकारी शब्द वो होते हैं दोस्तों जिन शब्दों में लिंग, वचन और कारक के आधार पर जिनका अर्थ है वो परिवर्तित हो जाता है। क्या ध्यान रखना है कि जिन शब्दों में लिंग, वचन और कारक के आधार पर जो है उनका अर्थ परिवर्तित हो जाता है, उनको बोलते हैं विकारी शब्द। ठीक है, परिवर्तन हो जाता है वाक्य में। और इनमें इनके भी 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। विकारी शब्दों में भी 4 आते हैं। कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। जैसे अगर हम संज्ञा की बात करें तो अगर एक वाक्य आएगा लड़का खेलता है, ठीक है, तो लड़का यहाँ पे जो शब्द है वो विकारी शब्द है, संज्ञा शब्द है। आपको पता है कि जातिवाचक संज्ञा है। अगर यहाँ पे लिंग परिवर्तित होता है, जैसे कि लड़का का लड़की हो गया, तो क्रिया भी बदल जाएगी। जैसे लड़का खेलता है और लड़की खेलती है, तो क्रिया भी परिवर्तित हो रही है उसके लिंग के आधार पर, इसलिए ये विकारी शब्द है। अविकारी शब्द भी दोस्तों 4 ही होते हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं? तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। अविकारी क्या हुआ? कि जिनमें लिंग, वचन और कारक के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे। एक बार जाके किताबें भी देखिएगा और उम्मीद करता हूँ आपको ये सब आते ही होंगे, आप रिवीजन कर रहे होंगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही होगी। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। और प्रश्न नंबर 4 आपके सामने है। पूछ रहा है दोस्तों, कागज़, कानून, कुरान ये किस भाषा के शब्द हैं? कागज़, कानून, कुरान किस भाषा के शब्द हैं? विकल्प हैं अरबी, फारसी, तुर्की और पुर्तगाली। तो दोस्तों ज़्यादा समय नहीं लेंगे। ये जो तीनों शब्द हैं दोस्तों, ये हैं अरबी भाषा के शब्द। कागज़, कानून और कुरान अरबी भाषा के शब्द हैं। ठीक है, अरबी भाषा के अगर मैं और की बात करूं, और शब्द कौन से होते हैं, तो और शब्दों की अगर बात करें अरबी में, तो जैसे हो गया एक मौसम। ठीक है, ये मौसम अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं मानसून, ये बार बार पूछा जाता है, मानसून। और इसके अलावा एक शब्द आता है कौन सा? मुहावरा, ये भी अरबी भाषा का शब्द है, ये बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं फारसी की, तो फारसी में एक आता है सरकार, एक आता है ज़िंदगी भी क्या है? फारसी शब्द है। एक दोस्तों याद रखिए शादी भी जो है ये फारसी भाषा का ही शब्द है। अगर मैं बात करूं तुर्की की, तो तुर्की में जो बार बार पूछे जाते हैं वो है दोस्तों एक उर्दू, ये पूछा गया था यूकेएसएससी के पेपर में। इसके अलावा कैंची, उर्दू, कैंची। इसके अलावा अगर हम बात करें तो दारोगा, आपको अभी आपका दरोगा का पेपर होने वाला है, तो दरोगा शब्द भी जो है दोस्तों ये तुर्की भाषा का ही शब्द है। अगर मैं पुर्तगाली भाषा के शब्द की बात करूं, पुर्तगाली की भाषा के जो महत्वपूर्ण शब्द हैं, इसमें आता है एक क्या? पपीता, पास से पुर्तगाली और पास से पपीता। और इसके अलावा संतरा भी जो है ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है। तो आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। और प्रश्न नंबर 5वां पूछ रहा है आपसे, पटेल जी ने सेना के जरिए हैदराबाद का विलय कराया था, वाक्य में कारक कौन सा है? विकल्प हैं कर्ता, कर्म, करण, अपादान। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से इसका आंसर करिए। यहाँ पे के जरिए को आप अंडरलाइन कर सकते हैं। तो कौन सा यहाँ पे कारक हो जाएगा? विकल्प आपके सामने ही। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? करण कारक। आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि करण कारक, जो करण है, करण का शाब्दिक अर्थ होता है कारण। आपको ध्यान रखना है कि क्रिया जो करण कारक आएगा कहाँ पे आएगा? जिससे हमें क्रिया करने का साधन का पता चले, ठीक है, या जिसकी सहायता से कार्य संपन्न हो रहा हो, वहाँ पे दोस्तों करण कारक होता है। ठीक है, इसका विभक्ति चिन्ह आपको पता ही है, जैसे है से हो गया, द्वारा हो गया, ठीक है, इसके अलावा के द्वारा हो गया। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कहीं कहीं पर के साथ, क्या ध्यान रखना है? के साथ और के जरिए भी करण कारक में आपको देखा जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे बोला उन्होंने कि पटेल जी ने सेना के जरिए हैदराबाद का विलय कराया था,
तो विलय कराने का जो एक यहाँ पे क्या हुआ, सहायक, हमने क्या पढ़ा कि करण कारक कहाँ पे आता है, जहाँ पे जिसकी सहायता से कार्य संपन्न हो रहा हो। तो किसकी सहायता से हो रहा है, सेना के जरिए, और यहाँ पे इसका विभक्ति चिन्ह क्या हो गया, के जरिए। इस प्रकार यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, करण कारक हो गया। अगर मैं साथ की बात करूँ, के साथ की बात करूँ, तो इसका उदाहरण आप ले सकते हैं, जैसे बच्चे मैदान में बकरी के बच्चे के साथ खेल रहे हैं। ठीक है, तो खेल तो रहे हैं लेकिन सहायक कौन बन रहे हैं यहाँ पे, बकरी के बच्चे के साथ। तो के साथ जो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ पाए होंगे। प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं और पूछ रहा है यहाँ पे दोस्तों, गरीबों की सहायता करो, वाक्य में रेखांकित पद क्या है। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। तो ज़्यादा सिंपल सा प्रश्न है, आप इसमें फटाफट से कर पाएंगे दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, जातिवाचक संज्ञा। गरीबों की सहायता करो, जो गरीब शब्द है ये जातिवाचक संज्ञा, एक समूह की ये बात करता है। ठीक है, गरीबों की एक समूह की बात करता है, इसलिए यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगर यहीं पे ये गरीबी हो जाएगा, गरीबी, तो गरीबी दोस्तों हो जाती है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, गरीबी से एक भाव पैदा होता है, इसलिए ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, अगर एक आपको और ध्यान रखना है कि कोई भी अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो अगर बहुवचन में प्रयोग होती है तो वो क्या हो जाती है, एक जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। जैसे हम पढ़ते हैं कि समाज में आज भी जयचंदों की कमी नहीं है। आपको पता होगा कि जयचंद को एक धोखेबाज के रूप में देखा जाता है। ठीक है, तो जयचंदों का मतलब ये पूरे धोखेबाजों से इसका संबंध बताता है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा थी जयचंद, वो बहुवचन होकर जयचंदो हो गई और वहाँ पे दोस्तों वो जातिवाचक संज्ञा बन गई है। तो परिवर्तन हुआ है व्यक्तिवाचक से जातिवाचक के रूप में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लग रही होगी तो सबसे पहले जब आप चैनल पे आते हैं और 2-4 क्वेश्चन देके आपको समझ में आता है तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिए। मुझे पता है कि आप अंत में भूल जाते होंगे। ठीक है, लाइक तो आप करना चाहते होंगे लेकिन भूल जाते होंगे, तो इसलिए आप पहले ही कर दीजिएगा। ठीक है, और अंत में जब वीडियो एंड होती है तो अपने दोस्तों से भी उसको शेयर अवश्य करिएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं और पूछा है यहाँ पे, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। विकल्प हैं काव्य, चंद्र, सौभाग्य, सुंदरता। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि किसी भी शब्द को ये पता करना है कि यह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो उस शब्द के पहले आप अच्छा या अच्छी लगाकर देख सकते हैं और फिर उसको पढ़िए। बोलने में कुछ अटपटा सा तो नहीं लग रहा है। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं काव्य की, तो अगर हम बात करेंगे अच्छी काव्य या अच्छा काव्य, तो दोस्तों आपको बोलने में लगेगा अच्छा काव्य। ठीक है, अच्छी काव्य कुछ नहीं होता है। ठीक है, चंद्र की बात करते हैं तो अच्छी काव्य या अच्छा चंद्र या अच्छी चंद्र, तो दोस्तों यहाँ पे भी अच्छा ही चंद्र आएगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। सौभाग्य की बात करते हैं हम तो अच्छा सौभाग्य होता है या अच्छी सौभाग्य होता है, तो ऑब्वियस सी बात है अच्छा सौभाग्य होता है, इसलिए ये भी दोस्तों पुल्लिंग हो गया। अब लास्ट वाले को देखते हैं, अच्छा सुंदरता या अच्छी सुंदरता, तो दोस्तों आपको देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे अच्छी सुंदरता ही इससे मैच करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों ये डी हो जाएगा क्या, सुंदरता। लेकिन कई बार अपवाद है, अगर आप जैसे दही को यहाँ पे लेंगे, दही, तो अच्छी दही होगा या अच्छा दही होगा। अब आप बोलेंगे कि यह तो अच्छी दही होगा, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है ये अपवाद भी होते हैं कई दोस्तों। जो दही है ये पुल्लिंग शब्द है, इसको आप ध्यान रखिएगा, इसको आप हमेशा के लिए याद कर दीजिए। हम बोलते हैं दही खट्टी, लेकिन एक्चुअल में हम गलत बोलते हैं, दही खट्टा होता है, क्योंकि ये कि पुल्लिंग शब्द का उदाहरण है। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में, और प्रश्न नंबर 8वां आपके सामने ये रहा। पूछ रहा है, यह मकान मेरे भाई का है, वाक्य में रेखांकित पद क्या है। संज्ञा, क्रिया विशेषण, विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। तो यहाँ पे बात हो रही दोस्तों, ये 4 मकान हैं यहाँ पे, और 4 मकानों में बोला जा रहा है कि ये पर्टिकुलर मकान जो है दोस्तों ये मेरे भाई का है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब कोई सर्वनाम किसी संज्ञा की विशेषता बताते हुए वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो दोस्तों वो क्या हो जाता है, सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। ठीक है, क्या ध्यान रखना है, जब कोई सर्वनाम किसी संज्ञा की विशेषता बताते हुए प्रयोग होता है तो वहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। यहाँ पे पर्टिकुलर, ये इस तरह से आप समझ सकते हैं कि इतने घर हैं, इसमें से वो पर्टिकुलर इसी घर की बात कर रहा है, तो ये पर्टिकुलर घर की विशेषता है कि वो मेरे भाई का घर है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, और अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पूछ रहा है दोस्तों, निम्न में सकर्मक क्रिया क्या है। मुस्कुराना, लिखना, सोना, चलना। दोस्तों मैं आपको बताया था कि सकर्मक क्रिया
जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़े, सकर्मक, अकर्मक, जिस क्रिया का फल जो है वो कर्ता पर पड़े। ठीक है, अगर हम बात करते हैं और साथ में हमने ये भी पढ़ा था शायद कि कैसे पहचानना है, तो हम क्या और किसको क्वेश्चन करते हुए भी पहचान सकते हैं। अगर क्या और किसको का आंसर हमें मिल जाएगा किसी भी वाक्य में तो वो सकर्मक क्रिया होगी, और अगर इनमें से किसी के भी आंसर हमें नहीं मिलेगा क्या और किसको में से, तो वो अकर्मक हो जाएगी। जैसे हम बात करते हैं मुस्कुराना, तो मुस्कुराना अगर कोई मुस्कुराएगा तो वो कर्ता पर ही उसका फल पड़ रहा है मुस्कुराने का भी। ठीक, अगर यहाँ पे बात करूँ मैं इसका आंसर की, तो ये लिखना इसका आंसर हो जाएगा, सकर्मक क्रिया है। सोना यहाँ पे अकर्मक क्रिया है, चलना एक अकर्मक क्रिया है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन करने की, तो अगर हम बात करेंगे इससे क्या और किसको, यहाँ पे क्या तो मैच नहीं होगा किस पे भी, लेकिन हम बात करें किसको मुस्कुराना तो ये कट हो जाएगा। यहाँ पे किसको सोना भी मैच नहीं हो रहा है, किसको चलना नहीं होगा, लेकिन किसको लिखना, यहाँ पे किसको का आंसर आपको मिल सकता है। यह ये कोई पत्र हो सकता है, कोई निबंध हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो लिखना है यहाँ पे इस प्रकार ये सकर्मक क्रिया हो जाएगी। बाकी सारे के सारे के जो फल हैं मुस्कुराना, सोना, चलना, इनका फल जो है वो कर्ता पे पड़ेगा, इसलिए ये अकर्मक क्रिया हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, मुझे पता है कि इतने से छोटी सी वीडियो में इतना सारा समझाना मेरे लिए भी संभव नहीं है, और शायद आपके लिए समझना भी उतना संभव नहीं है, पर एक छोटी सी कोशिश है, अगर आपको थोड़ा बहुत आपका डाउट क्लियर हो पाए तो बहुत बड़ी बात है। बाकी आपको धीरे धीरे किताबें भी देखना है इसको, और थोड़ा सा भी डाउट लगता है तो उसको वहाँ पे क्लियर करना है। ठीक है, बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में, और आज का 10वां प्रश्न ये रहा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पूछ रहा है यहाँ पे, कदाचित संध्या को पानी बरसे, इस वाक्य का काल पहचानें। विकल्प हैं वर्तमान काल, सामान्य भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल, संदिग्ध वर्तमान। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा विकल्प सी, संभाव्य, क्या, संभाव्य भविष्यकाल। ठीक है, कदाचित संध्या को पानी बरसे। आपको ध्यान रखना है कि जो भविष्यकाल है ये 3 भागों में है, इसके तीन प्रकार हैं इसके भी। कौन कौन से हो गए, सामान्य, और दूसरा होता है संभाव्य, ये यहीं पे हैं दोस्तों। ठीक है, सामान्य, संभाव्य, और तीसरा है यहाँ पे दोस्तों हेतु हेतु मतभेद। कौन सा, हेतु मतभेद इसको बोला जाता है। 3 हो गए, 1, 2 और 3। ठीक है, इसमें आपको देखना है कि जैसे मैं वाक्य की बात करूँ कि राम कल दिल्ली जाएगा, तो ये सिंपल सा भविष्यकाल है, तो इसको हम बोलेंगे क्या, सामान्य भविष्यकाल। ठीक है, राम कल दिल्ली जाएगा, आज वर्षा होगी, ठीक है, वह स्कूल जाएगा, ये सारे हो गए सामान्य। संभाव्य में क्या होता है दोस्तों कि जहाँ पे आ जाएगा संभावना, जहाँ पे आपको संभावना लगे। ठीक है, जैसे शायद चोर पकड़ा जाए, कल शायद परीक्षा का परिणाम आएगा, जैसे यहाँ पे है कदाचित संध्या को पानी बरसे, एक संभावना है। कदाचित का अर्थ यहाँ पे आप ले सकते हैं कि हो सकता है, कदाचित का अर्थ यहाँ पे क्या हो गया, एक प्रकार से हो सकता है संध्या को पानी बरसे। अगर मैं बात करूँ उसकी हेतु मतभेद की, तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेतु मतभेद में दोस्तों क्या होता है, जब एक क्रिया का पूर्ण होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता है। क्या ध्यान रखना है, जब एक क्रिया का पूर्ण होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता है, तो वहाँ पे हेतु मतभेद भविष्यकाल होता है। जैसे वह आए तो मैं जाऊँ, अब वह नहीं आएगा तो मैं नहीं जाऊंगा, यानी कि जो जाने वाली क्रिया है वो आने वाली क्रिया पर निर्भर है। जैसे वह पढ़ेगा तो सफल होगा, यानी कि नहीं पढ़ेगा तो सफल नहीं होगा। तो इस प्रकार आप समझेंगे कि जहाँ पे हेतु मतभेद का मतलब क्या हो गया, जहाँ पे एक क्रिया दूसरे क्रिया के होने पर निर्भर करती है, हेतु मध्य भविष्य काल यहाँ पे हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 11 सिंपल सा प्रश्न है, इसको आप आसानी से कर पाएंगे। उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है, रेखांकित पद क्या है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा क्रिया विशेषण। हमने देखा कि जो क्रिया की विशेषता बताए उसको हम क्रिया विशेषण बोलते हैं, और जस्ट अगर आप देखें धीरे धीरे से बाद में लिखने हैं, और लिखने की विशेषता क्या है, धीरे धीरे। ठीक है, तो ये क्रिया विशेषण है। यहाँ पे हो जाता क्या, तेज तेज, तो वो भी क्रिया की विशेषता थी, तो वो भी क्या हो जाता, क्रिया विशेषण हो जाता। क्रिया यहाँ पे जो है दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पे लिखना यहाँ पे क्रिया हो जाएगा। सर्वनाम यहाँ पे क्या हो गया, उसे। ठीक है, तो अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12वें पे हम पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे पूछ रहा है तुम यहाँ आते हो या मैं वहाँ आऊँ, रचना के आधार पर वाक्य कौन सा है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, संकेतवाचक वाक्य। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्या, संयुक्त वाक्य। मैंने आपको पहले भी बताया था
कि वाक्य की अगर हम बात करते हैं तो शब्दों या पदों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। देखो, शब्द जब किसी वाक्य में प्रयोग होता है तब वो पद बन जाता है, तब उसको अब शब्द नहीं बोलेंगे। तो अगर हम क्या बात करेंगे यहाँ पे कि पदों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। और वाक्य के दो अंग होते हैं मुख्य, उद्देश्य और विधेय। ठीक है, ये दोनों ही वाक्य के प्रमुख अंग हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो जिसके बारे में भी वाक्य में बात की जा रही है वो उस वाक्य का उद्देश्य है, और जो कुछ बात की जा रही है दोस्तों वो उसका विधेय हो जाएगा। अब हमने देखा कि रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं 3 प्रकार के, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। अगर हम बात करते हैं सरल वाक्य की, तो जिस वाक्य में एक उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो उसको हम बोलते हैं सरल वाक्य। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, सरल वाक्य बोलते हैं। ठीक है, और संयुक्त वाक्य क्या हो गया, जब जिस वाक्य में क्या होता है 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य आ जाते हैं और किसी समुच्चय बोधक से अलग हो रहे होते हैं, ठीक है, या जुड़े होते हैं, उसको हम बोलते हैं संयुक्त वाक्य। तो यहाँ पे यही हो रहा है। और अगर हम बात करते हैं किनकी बात करते हैं हम, समुच्चय बोधक की, तो समुच्चय बोधक क्या हो जाएंगे, जैसे क्या हो गया यहाँ पे या हो गया, किंतु, लेकिन, परंतु, ये सारे के सारे क्या हो गए दोस्तों, समुच्चय बोधक हो गए। तो यहाँ पे वही हो रहा है, तुम यहाँ आते हो या मैं वहाँ आऊँ, तो यहाँ पे 2 सरल वाक्य हैं और ये आपस में जुड़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाता है, संयुक्त वाक्य इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बढ़ेंगे दोस्तों आज के अगले प्रश्न में, और प्रश्न नंबर 13वां आपके सामने है। पूछ रहा है, निम्न में सुमेलित नहीं है, विकल्प हैं जिसके पास कुछ न हो अकिंचन, जो कभी बूढ़ा न हो अमर, जो मुश्किल से प्राप्त हो दुर्लभ, अवसर के अनुरूप बदल जाने वाला अवसरवादी। तो दोस्तों इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि इसमें जो सुमेलित नहीं है वो है विकल्प बी, जो कभी बूढ़ा ना हो उसको हम बोलते हैं अजर। आपने बहुत बचपन में नारे लगाए होंगे, अजर रहे अमर रहे। ठीक है, तो यहाँ पे जो कभी बूढ़ा ना हो उसको बोलेंगे अजर। ठीक है, जिसके पास कुछ ना हो, ये बहुत बार पूछा जाता है। अकिंचन, जो मुश्किल से प्राप्त हो, दुर्लभ, जैसे कि सरकारी नौकरी दुर्लभ हो गई है उत्तराखंड में खासकर, तो क्या हो गया, जो मुश्किल से प्राप्त हो, दुर्लभ। अवसर के अनुरूप बदल जाने वाला अवसरवादी, कि जैसी जैसी परिस्थितियाँ आती हैं वैसे वैसे अपने आप को ढाल लेना, उसको हम बोलेंगे अवसरवादी। और एक अच्छा गुण है, ये होना भी चाहिए, चाहे कोई भी दिक्कतें हो, कोई भी समस्या हो, उसके अनुरूप अपने आप को ढाल लेना, उसको क्या बोलेंगे हम, अवसर के अनुरूप बदल जाने वाला अवसरवादी। प्रश्न नंबर 14 पे हम पहुंच चुके हैं और पूछ रहा है यहाँ पे, नेकी कर दरिया में डाल लोकोक्ति का अर्थ है, विकल्प मदद करके मदद की उम्मीद करना, घृणा के बदले प्रेम करना, उपकार के क्या कह रहा है, उपकार करके उपकार की बात भूल जाना, कष्ट सहकर परोपकार करना। तो दोस्तों नेकी कर दरिया में डाल, ये आपने कई बार सुना होगा। ठीक है, तो इसका अर्थ हो जाता है उपकार करके उपकार की बात भूल जाना। हम कई बार कहते हैं कि हम अच्छा काम करते हैं और उसके बाद खुद बोलते हैं अपना तो ऐसे ही है, अपना तो क्या है कि नेकी कर और दरिया में डाल, यानी कि अपने तो उपकार किया और उपकार की बात फिर भूल जाना, यानी कि सामने से कोई उसका अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, फिर हम इसका प्रयोग करते हैं लोकोक्ति का कि नेकी करो और दरिया में डाल दो। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की ओर और पूछ रहा है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पे, पीताम्बर में समास है, विकल्प हैं द्वंद्व, कर्मधारय, बहुव्रीहि, बी और सी दोनों। तो अगर मैं बात करूँ पीताम्बर की, तो पीताम्बर में दोस्तों यहाँ पे समास कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे बी और सी दोनों हो जाएंगे, इसमें कर्मधारय भी है और बहुव्रीहि भी है। अब कैसे हैं, मैंने आपको बताया है कि समास के अगर जो समास का शब्द है उसके टुकड़े करेंगे, जैसे अगर हम बात करें पीताम्बर की, तो ये हो जाता है दोस्तों पीत प्लस अंबर। ठीक है, क्या हो जाता है, पीत प्लस अंबर। पीत का अर्थ होता है दोस्तों पीला, ठीक है, पीत का अर्थ है पीला, और अंबर का अर्थ होता है, आपको पता ही है, वस्त्र इसका अर्थ होता है। एक अर्थ इसका आकाश भी होता है, वो अलग हो गया वहाँ पे। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं इसकी, हमने कर्मधारय समास की बात करें तो उसमें पढ़ा था कि जहाँ पे जिस समास में दूसरा पद विशेष्य होता है और पहला पद विशेषण होता है। ठीक है, पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद क्या होता है, विशेष्य होता है, यानी कि जिसकी विशेषता बताई जाती है, तो वहाँ पे दोस्तों हो जाता है कर्मधारय। यहाँ पे क्या हो रहा है कि वस्त्रों की विशेषता बताई जा रही है कि वो पीले हैं, तो इस प्रकार यहाँ पे हो गया दोस्तों कर्मधारय समास। अब हमने ये भी पढ़ा था कि जहाँ पर बहुव्रीहि समास में क्या पढ़ा था हमने कि उस समास में दोनों पदों को, यानी कि समास का जो दोनों पद हैं उनके सामान्य अर्थ को हम नहीं लेते, एक विशेष अर्थ को वहाँ पे हम समझते हैं, तो वहाँ पे बहुव्रीहि समास हो जाता है। किस प्रकार समझेंगे, तो पीला है वस्त्र जिसका, तो पीले वस्त्र पहनने वाले दोस्तों किसको बोलते हैं,
कृष्ण भगवान को बोला जाता है। पीले हैं वस्त्र जिसके अर्थात कृष्ण भगवान, तो वहाँ पे दोस्तों बहुव्रीहि समास हो जाएगा। वहाँ पे हम इसके सामान्य अर्थ को नहीं ले रहे हैं, यानी कि पीला वस्त्र को नहीं ले रहे हैं, वहाँ पे हो जाएगा बहुव्रीहि समास। लेकिन ये कन्फर्म है कि जब ये पीताम्बर समास पूछा जाएगा तो उसमें क्या होगा, इन दोनों में से एक जो ऑप्शन है ये हट जाएगा, इनकी जगह कुछ दूसरा पूछ लेगा। लेकिन या तो ये कर्मधारय ही पूछा जाएगा या फिर बहुव्रीहि पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखना, इसमें दोनों ही समास आप समझ सकते हैं इससे। ठीक है, बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की ओर और सिंपल सा प्रश्न आपके लिए। वर्तनी के दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। विकल्प है अंत्याक्षरी, अनापेक्षित, अनधिकृत, अनधिकार। तो फटाफट से इसका आंसर करिए दोस्तों, और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अशुद्ध शब्द यहाँ पे जो चयन करना है वो हो जाएगा दोस्तों अनापेक्षित। ठीक है, क्योंकि ये गलत है, ये क्या हो जाएगा, ये है दोस्तों अन प्लस अपेक्षित। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अगर इसमें हलंत लगा हुआ है इसका मतलब इसमें आश और नहीं है, तो ये हो जाएगा दोस्तों क्या क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये अनपेक्षित। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हलंत लगा हुआ है, तो इसलिए इस प्रकार से ये अशुद्ध हो जाएगा। बाकी अंत्याक्षरी सही है, अनधिकृत बिल्कुल सही है, क्योंकि इसकी संधि भी कैसे हो रही है, अन प्लस अधिकृत। ठीक है, तो इस प्रकार क्या हो रहा है, वो अनधिकृत हो रहा है। ये बार बार पूछा जाता है, इसको ध्यान रखना, ये अनाधिकार नहीं होता, ये भी दोस्तों अन प्लस अधिकारी है, हलंत लगा हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, ये अनधिकार। ठीक है, अनधिकार, अनधिकृत, अनपेक्षित और अंत्याक्षरी। अंत्याक्षरी ये दोनों ही किसी रूप में लिखे आए, ये दोनों के दोनों शुद्ध हैं। बढ़ेंगे 17वें प्रश्न की ओर, और 17वां प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित विलोम शब्दों के युग्मों में सुमेलित नहीं है। विकल्प हैं अधम, उत्तम, उन्मूलन, निमीलन, आमिष, निरामिष, अमर, मर्त्य। तो फटाफट से इसका आंसर करिए दोस्तों, और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, विकल्प वी इसमें गलत है। उन्मूलन का अर्थ क्या होता है दोस्तों, किसी भी चीज़ को जड़ से उखाड़ देना, और इसका विलोम हो जाता है दोस्तों रोपण, यानी कि किसी को स्थापित करना। ठीक है, उन्मूलन का रोपण हो जाएगा। निमीलन की अगर मैं बात करूं तो क्या आता है, इसका एक जो विलोम में पूछा जाता है वो आता है क्या, क्या उन्मीलन, इसमें उन्मीलन। ठीक है, उन्मीलन का अर्थ होता है दोस्तों खुलना, ठीक है, या खिलना। जैसे कि आपकी आँख जो है वो खुल रही है तो उसको हम बोलेंगे उन्मीलन हो रहा है, खुल रही है। ठीक है, जैसे आप अपने हाथ को, पंजे को ऐसे एकदम खोलेंगे तो उन्मीलन उसको बोला जाएगा। और निमीलन का अर्थ क्या होता है दोस्तों, सिकुड़ना या बंद होना। ठीक है, निमीलन। तो ये दोनों को आप ध्यान रखिए कि दोनों के दोनों साथ में पूछा जाता है, कन्फ्यूजन होता है। उन्मूलन आएगा तो रोपण, और उन्मीलन आएगा तो निमीलन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपने याद किया होगा। बाकी मैंने एक 50 महत्वपूर्ण विलोम शब्दों की एक वीडियो पहले ही चैनल पर अपलोड कर रखी है, तो एक बार आप उसको ज़रूर जाके देखिए। विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए उसमें विलोम शब्दों को मैंने जिक्र किया है। प्रश्न नंबर 18 की ओर बढ़ते हुए पूछ रहा है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है। आपने इस पर फोकस करना है कि नहीं है। अचल, गिरी, अचला, अद्री। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जो पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है, ये हो जाएगा विकल्प सी, अचला। दोस्तों ये किसका है, ये है पृथ्वी का। किसका है, पृथ्वी का। अगर मैं बात करूँ पृथ्वी के और जो बार बार पूछे जाते हैं तो वो है दोस्तों वसुधा। ठीक है, ये बार बार पूछा जाता है, वसुधा हो गया। मेदिनी, ठीक है, मेदिनी हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करूँ अवनी, अवनी भी क्या है, एक पृथ्वी का ही पर्यायवाची है। इसके अलावा एक आता है उर्वी, उर्वी, ये बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है, उर्वी। ठीक है, ये इसको आप ध्यान रखना, उर्वी पृथ्वी का है। इसके अलावा क्षिति आता है। ये सारे वही वाला बता रहा हूँ मैं जो बार बार पूछे जाते हैं। क्षिति हो गया, और एक आता है धरणी। ठीक है, धरणी। ठीक है, तो वसुधा, मेदिनी, अवनी, उर्वी, क्षिति, धरणी, ये सब किसके हैं, पृथ्वी के हैं। अगर मैं बात करूँ पहाड़ के और इनके अलावा अगर हम देखें पहाड़ के, तो क्या हो गया, इसके अलावा तुंग हो गया। क्या हो गया, तुंग, तुंग, नग, महीधर। लिखने में अगर समझ नहीं आ रहा होगा तो आप सुनने में ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आता है भूधर, भूधर, धराधर, धड़ाधर नहीं, धराधर। ठीक है, तो तुंग, नग, महीधर, भूधर, धराधर, ये सारे के सारे किसके हैं, पहाड़ के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, बढ़ेंगे दोस्तों। अब कनिष्ठ सागर में 25 नंबर की हिंदी है, और एक बात आप और नोट रखिए
कि अगर आपको उत्तराखंड में सरकारी नौकरी चाहिए, ग्रुप सी की सरकारी नौकरी चाहिए, तो ये मान के चलिए आप कि आपका जो बेड़ा पार लगा सकती है वो हिंदी है, इसको आप मान के चलिए। आपकी उत्तराखंड अच्छी है। जीएस तो ये मान के चलिए सबके लिए ही टफ़ है, वो इतना वास्ट है कि आप उसको मुझे नहीं लगता कि कभी पूरा कर पाएंगे। तो आपके पास सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप हिंदी और उत्तराखंड को मजबूत करिए, और क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है हिंदी, ठीक है। क्योंकि हिंदी मुझे पता है कि जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए बड़ी दिक्कत कर रही है, और एक थोड़ा सा दिक्कत वाली बात भी है क्योंकि इंग्लिश सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनको यहाँ पे हिंदी मुझे लगता है कि बचा भी रही है, और हिंदी एक गवर्नमेंट उत्तराखंड में खासकर गवर्नमेंट जॉब निकालने के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करती है। तो हिंदी पे अपनी पकड़ आप अच्छे से बनाइए। अगर 25 नंबर है तो 25 नंबर में मुझे लगता है अगर आप 20-22 अगर हिंदी में ला रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया है, और उत्तराखंड तो हो ही जाती है। पर जीएस में कंप्लीट करना बड़ा मुश्किल है, इसलिए जो जो चीज़ें आपके हाथ में हैं, क्योंकि इसका सिंपल से सिलेबस अगर आपने इसको कंप्लीट कर दिया है तो उसके बाहर कोई चीज़ें नहीं जाएंगी, ठीक है। तो हिंदी पे फोकस करना ज़रूरी है, ठीक है। और उसमें तो 25 नंबर की हिंदी है, तो वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी वहाँ पे। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द, ये हमने कर दिया है। खैर हम बढ़ेंगे 19वीं की ओर, और 19 पूछ रहा है यहाँ पे सदैव में कौन सी संधि है। तो फटाफट से इसका आंसर करिए, और इसका विकल्प मैं बता देता हूँ, गुण संधि, व्यंजन संधि, अयादि संधि और वृद्धि संधि। तो दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ इसके आंसर की, ये है दोस्तों वृद्धि संधि। अगर मैं बात करूँ इसके नियम की, तो यहाँ पे जो आता है नियम, आ प्लस अगर ए आई आता है तो बराबर बड़ा ए हो जाता है, और सेम सिचुएशन है इसके बाद अगर क्या आता है, ओ प्लस ओ आता है तब भी बड़ा ओ हो जाता है। तो वहाँ पे यही चक्कर यहाँ पे यही बन रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, ये हो रहा है सदा प्लस एब, ठीक है। तो हमने क्या देखा यहाँ पे बड़ा आ है और यहाँ पे ए है, तो ये मिलकर क्या बन गया है फिर सदैव, यानी कि इसमें बड़ी ए की मात्रा लग गई है, तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगी वृद्धि संधि। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सदैव एज इट इज़ हो सकता है कि आपको परीक्षा में देखने को मिले, बाकी आपको अगर वृद्धि संधि का नियम पता रहेगा तो कोई सा भी क्वेश्चन आ जाएगा, आप आराम से वहाँ पे कर पाएंगे। जो क्वेश्चनों में ज़्यादा पूछी जाने वाली संधि है वो है एक तो वृद्धि संधि, एक यण संधि और एक है व्यंजन संधि। तो इन पर आपको अच्छे से अपनी पकड़ बना लेनी चाहिए, ठीक है। आज के आखिरी प्रश्न की ओर चलते हैं, और आपके लिए एक होमवर्क के लिए भी प्रश्न है, तो उसको भी देखते हुए आप जाइएगा। और पूछ रहा है दोस्तों 20वें प्रश्न में, ये अलंकार से है, जैते तुम तारे तेते नब्बे न तारे, पंक्तियों में अलंकार कौन सा है, श्लेष, यमक, उपमा, रूपक। तो मैंने आपको बताया था, या आपको पता भी होगा कि जब किसी वाक्य में किसी शब्द की एक से ज़्यादा बार आवृत्ति हो जाती है और उसका अर्थ अलग अलग ही रहता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वहाँ पे यमक अलंकार हो जाता है। तो इसका आंसर भी क्या है दोस्तों, यमक अलंकार है। यहाँ पे जो ये तारे हैं और ये तारे हैं, इन दोनों के दोस्तों अलग अलग अर्थ हैं। एक तारे का अर्थ है दोस्तों यहाँ पे उद्धार होना, ठीक है, और दूसरे तारे का अर्थ है यहाँ पे सितारे, ठीक है। यानी कि आप, अगर मैं आपकी बात करूँ, आपने हिंदी की क्लास अच्छे से करी और आपका उद्धार हो गया, यानी कि आपके सरकारी नौकरी लग गई, तो मैं आपके लिए बोलूँगा कि जैते तुम तारे, जितना आपका उद्धार हुआ इतना तो नभ में तारे भी नहीं है, यानी कि सितारे भी नहीं है। इतना ज़्यादा आपका उद्धार हो गया है कि इतने तो हमारे ब्रह्मांड में तारे भी नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, एक तारे का अर्थ हो गया उद्धार होना और दूसरे तारे का अर्थ हो गया क्या, सितारे। इसलिए यहाँ पे जो आंसर हो जाता है इसका अलंकार का, ये यमक अलंकार हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये 20 प्रश्न समझ में आए होंगे और आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। और साथ में अपेक्षा करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट भी करके अपनी प्रतिक्रिया देंगे और साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी करेंगे। आज का आपका जो क्वेश्चन है, जो आपने कमेंट करना है, पूछ रहा है आधुनिक कविता का सुमेरु किसका उपनाम है, ये आप कमेंट करके बताइएगा। और बाकी आप जुड़े रहिए चैनल से। और आज के 20 प्रश्न समाप्त होते हैं, मिलते हैं कल नई वीडियो में। और अब मेरी कोशिश रहेगी कि कनिष्ठ सहायक के पेपर तक एटलीस्ट कोई क्लास मिस ना हो, तो आप रेगुलर जुड़ते रहें और अपने साथियों को भी जोड़ते रहें। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।